जैसे जी रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं, वो बहुत बहुत घातक है आपके लिए, आपके ही परिवार के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए भी, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके लिए भी। ईरान में आज सुबह 6:30 बजे तक इजराइल पर 300 पुतिन ने एक तरीके से सीधे तौर पर आपको दिखाते हैं एक होनहार छात्र ने कैसे अपनी जान एक किसान के बेटे ने खुशी कर रहे हैं तो क्या खाक पड़ेंगे। मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ 2025 हमारे लिए खतरनाक क्यों है। तो कोई नेता खुल करके अपने देश की जनता को नहीं बता रहा है कि आप प्रलय के कितने पास आ चुके हैं, कोई नहीं बता रहा। 2015 से 2025 तक हद दर्जे की बेईमानी और मक्कारी करी है। अब 2025 से 2030 में कैसे जादू कर लोगे? शायद हम इस पृथ्वी की पहली प्रजाति होंगे जिसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा है। अब बताइए, स्वैग से करें 2025 का स्वागत। स्वागत स्वागत सर, पहला प्रश्न, आपने एक जगह पे कहा था कि 2025 एक निर्णायक साल होने वाला है, सबसे खतरनाक साल होने वाला है। खतरनाक है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा था, 2025 हमारे लिए खतरनाक क्यों होने वाला है। ये लोग तो हैप्पी न्यू ईयर कराने आए हैं सब, और शुरुआत में ही इससे हो गया कि 2025 आज तक का सबसे खतरनाक साल होने वाला है। स्केरी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की जगह। कारण कोई इधर 1, 2, 10 साल के भीतर नहीं बैठा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा कारण है और उसकी चोट शताब्दियों तक जानी है। कोई घाव ऐसा होता है जो भर जाता है साल में, 4 साल में, तो हम नहीं कहते कि बहुत खतरनाक चोट लग गई है, पर ऐसा एक रोग लगा है जिसका उपचार 100, 1000 सालों में, तो कहते हैं सेंटिलिनियल और मिलेनियल टाइम स्केल्स, उनमें भी संभव नहीं होने वाला। और घड़ी टिक टिक कर रही है, बहुत हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने कहा बहुत सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ, कि ये सबसे खतरनाक नववर्ष है मानव इतिहास का आज तक का, 2025। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसमें बीच बीच में कुछ बातें बताऊंगा जो सूचना जैसी हैं, उसको ले लीजिएगा, उसी से बात पूरी समझ में आएगी। तो उसके तहत हर साल लोग मिलते हैं, जैसे अभी मिले थे ना बाकू में, सारे देश वहां पर बैठक करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। तो जो 15वीं COP हुई थी पेरिस में, वहां पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता। और पेरिस समझौते ने कहा 2015 में कि जितना अभी कार्बन एमिशन का स्तर है,
इसको 45% घटाना होगा 2030 तक और नेट जीरो पर आना होगा 2050 तक। क्यों आना होगा? ये आंकड़े क्यों निर्धारित करे गए? इसलिए निर्धारित करे गए ताकि किसी भी तरीके से जो तापमान में वृद्धि है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रोका जा सके। ये उद्देश्य था। कहा कि 1.5 डिग्री हम चाहते हैं, पर 1.5 डिग्री न भी हो पाए तो 2 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर राइज। ये हमने 2015 में समझौता करा था। 195 देश मिलकर बैठे थे और सबको ये बात समझ में आई थी कि 2 डिग्री पर इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य था टेम्परेचर राइज को रोकना। 1.5 डिग्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसके लिए जो रास्ता सुझाया गया वो ये था कि 2030 तक अपनी एमिशंस को लगभग आधा कर दो और 2050 तक नेट जीरो पर आ जाओ। नेट जीरो क्या होता है कि जितना एमिट कर रहे हो उतना प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब भी कर लें। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वातावरण में जरा भी कार्बन एडिशन न हो, ये नेट जीरो है। तो कहा गया कि नेट जीरो 2050 तक हो जाए और 2030 तक लगभग 45% आप कम कर दो। तो इसके लिए सब देशों ने मिल बैठ करके बड़ी लंबी चौड़ी नेगोशिएशंस खींचतान के बाद एनडीसीज अपने अपने लिए निर्धारित करे। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हर देश ने अपने लिए लक्ष्य बनाया कि मैं अपना अपना एमिशन इतना इतना कम करूंगा और वो लक्ष्य सबके अलग अलग थे क्योंकि सब देशों की आर्थिक पृष्ठभूमि दूसरी होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के एमिशन ज्यादा हैं जैसे भारत के, पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। तो उसमें ये सब भी हुआ कि जो विकसित देश हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा एमिशंस करे हैं वो विकासशील देशों को पैसे भी देंगे, आर्थिक सहायता देंगे ताकि वो अपनी एमिशंस कट कर सकें। बहुत तरह की उसमें बातें हुई, पर उन सारी बातों का जो सार था वो ये था कि 2030 तक 45% एमिशंस जितने हैं उनको कम करना है। अच्छा, तो और वो एमिशंस कम होते रहे, उस पर प्रगति होती रहे, उसके लिए कहा हर साल मिलेंगे और वो सीओपी होता है हर साल। और हर 5 साल में जो आपने अपने लिए टारगेट बनाए हैं उनको आपने कितना पाया, उसके हिसाब से अगले 5 साल के बनाए जाएंगे। तो 2015 में बने थे 2020 के लिए और फिर 2020 में बने हैं 2025 के लिए। अगले साल अब फिर से उसकी बजटिंग होगी कि किसको कहां जाना है। 2025 में अब हम फिर से वैश्विक स्तर पर सभी देश अपने अपने टारगेट एमिशंस का स्तर निर्धारित करने जा रहे हैं। ये होने जा रहा है 2025 में। तो हमने कहा था कि हम 2030 तक 45% कम करेंगे। खुशी मनाई थी, मिठाई बटी थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 2024 आ गया, 10 साल अब हो ही जाएंगे, 2025 लगेगा, तो 15 साल का हमने अपने आप को समय दिया था 2015 से 2030 के बीच में। उसमें से 10 साल हमने बिता दिए हैं और अब इस साल हम फिर से अपने लिए बजट निर्धारित करने जा रहे हैं और 2030 तक पहुंचने का आखिरी नेशनल बजट होगा सभी देशों का। तो बताइए हम कहां तक पहुंचे होंगे? हमें 45% कम करने थे और जो अभी हमारा कर्व है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, वो क्या बोल रही है? हमने कितना कम करा है?
या क्या करा है? हमने ये करा है कि जो दुनिया भर के सारे देशों ने अपने लिए एनडीसी रखे हैं, अगर उनको आप 100% 100% भी पालो तो एमिशंस में बस 2% की कमी आने वाली है। ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। अभी ये नहीं है कि आपने जो टारगेट बनाया वो अचीव नहीं हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट ने बोल दिया कि इतना करना है 2030 तक। अच्छा, इतना तो करना है, वो तो एक एग्रीगेट फिगर है ना। अब उस एग्रीगेट फिगर को सब देशों ने आपस में बांटा, 194 देश और 195 यूरोपियन यूनियन, इन्होंने आपस में बांटा, इतना 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 करना। उन्होंने अपने अपने लिए लक्ष्य बनाए। ये जो लक्ष्य बनाए गए हैं, इनको अगर पूरा भी हासिल कर लिया जाए तो जो एमिशंस हैं उनमें बस 2.6% की कमी आने वाली है। अगर पूरा भी हासिल कर लिया जाए तो। और आपको क्या लगता है कितना हासिल किया जा रहा होगा? जिन्होंने जितने लक्ष्य बनाए हैं, ज्यादातर देश अपने लक्ष्यों का आधा भी नहीं हासिल कर रहे हैं। और जब हम प्रतिशत लेते हैं टारगेट कंप्लीशन का, तो उसमें जो देश सबसे पीछे हैं उनमें भारत का भी नाम है। यह अलग बात है कि आपने अपने लिए जो बनाया है लक्ष्य, टारगेट, एनडीसी, आप उसको अगर पा भी लो तो कुल मिलाकर के कितनी कमी कर पाओगे? 2% की। करनी कितने की थी? 45% की कमी करनी थी। और आप अगर अपने द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य पूरी तरह भी पालो कार्बन रिडक्शन का, अगर पा भी लो तो भी कितनी कर पाओगे? 2%। और हम ये 2% भी नहीं कर पा रहे हैं। तथ्य यह है कि कार्बन एमिशन रिडक्शन छोड़ दीजिए, कार्बन एमिशन साल दर साल बढ़ रहे हैं। और उन्हें कितनी तेजी से कम करने की जरूरत है, ये इसी से समझ लीजिए कि हमने कहा था कि 2030 में हमको उनको लगभग आधा कर देना है। हम एक इमरजेंसी पर खड़े हैं, ये बात हमें 2015 में ही पता थी। 2015 में हमने कहा 2030 तक आधा करो और 2050 तक नेट जीरो करो। पहली बेईमानी ये करी कि वहां एग्रीमेंट तो हो गया, वहां से वापस आ गए। उसके बाद हर देश ने जब अपने अपने लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए तो उन लक्ष्यों में ही बेईमानी कर दी। वो लक्ष्य ही ऐसे थे कि उनको पूरा पालो तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। और उसके बाद वो जो बनाए भी थोड़े बहुत, उनको भी दूर दूर तक पाने के कोई आसार नहीं है। कार्बन एमिशन हमें इतनी तेजी से कम करने हैं। थोड़ा सा कम तेजी से भी कम करोगे तो भी कुछ बहुत भयावह घटने वाला है। हमें इतनी तेजी से कम करने हैं, अगर आप इतनी तेजी से भी कम करोगे, जो डिक्रीज है उसका जो स्लोप है, ढलान है, वो थोड़ा भी कम होगा तो भी एक तरह की प्रलय है। और यहां तो ये छोड़ो कि कितनी तेजी से कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। आप अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज का कर्व देखेंगे तो वो है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। न सिर्फ बढ़ रहा है, हमें कम करना, न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि एक्सिलरेट कर रहा है। बढ़ तो रहा है, ये बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। हम यहां पर खड़े हुए हैं। क्यों पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि 1.5 डिग्री पर रोक देना भाई? क्यों कहा? क्योंकि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खास है जो शुरू हो जाता है 1.5 से 2 डिग्री के बीच में। वैसे ये तो पता होगा ना कि 1.5 डिग्री का जो लक्ष्य हमने लॉन्ग टर्म निर्धारित करा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा के लिए 1.5 डिग्री पर रोक देना चाहते हैं 2050, और 2050 के बाद भी वो 1.5 डिग्री सन 2024 में ही हमने तोड़ दिया। ये खुशखबरी तो मिली होगी कि नहीं मिली है? हमने कहा था कि 1.5 डिग्री वो अधिकतम राइज है जिसके बाद टर्म यूज होती है लिवेबल प्लैनेट बचेगा। 1.5 डिग्री के बाद प्लैनेट लिवेबल नहीं रह जाएगा। किस वजह से नहीं रह जाएगा, उस कारण पर अभी आ जाएंगे।
पर वो जो हमने अपने लिए लॉन्ग टर्म एक लिमिट निर्धारित करी थी 1.5 डिग्री की, वो लिमिट हमने 2024 में ही पार कर दी है। 1.54 पर हम आ चुके हैं। बस इतनी सी बात है कि अभी उसको फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डेटा 1-2 सालों का है, 2023-2024। उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करा जाता है, इस क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिए जाते हैं। तो 10 साल 20 साल तक जब देखा जाएगा कि लगातार 1.5 डिग्री से ऊपर है, तब जाकर के उसको आधिकारिक ऑफिशियल स्वीकृति मिलेगी कि हाँ माना कि 1.5 डिग्री पर वो हो चुका है। ये सबको स्पष्ट था कि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। एक टिपिंग पॉइंट है 1.5 डिग्री। क्या होता है ऐसा? अच्छा, मैं पूछूं क्या होता है ऐसा, उससे पहले ये तो स्पष्ट है ना कि 1.5 डिग्री वाली बात अब बहुत पीछे छूट गई। अब हम उसको रोक नहीं सकते, वो छूट गया। पेरिस में हमने अपने साथ मजाक करा था। पेरिस में हमने कहा 2030 तक हमें 45% एमिशन कम करने और 2050 तक हमें नेट जीरो पर आ जाना है। वो हमने मजाक करा था अपने साथ। कम करना तो छोड़ो, हमने और बढ़ा दिया है। ये स्पष्ट हो रहा है? क्या होता है 1.5 डिग्री पर? 1.5 से 2 डिग्री के बीच में फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद अब आपके हाथ में नहीं रह जाता किसी भी तरीके से तापमान वृद्धि को रोकना। अब आप नहीं रोक सकते। मीटरोलॉजी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल 1.5 पर होगा या 1.62 पर होता है, या कुछ साइकिल्स होते हैं जो 1.5 डिग्री पर सक्रिय होते हैं, कुछ 1.8 पर होते हैं। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सारे साइकिल्स, मैं भी आपसे उनकी बात करूंगा, ये सारे साइकिल्स 1.5 से 2 डिग्री के बीच में सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। और ये साइकिल्स म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग भी होते हैं। मतलब एक साइकिल शुरू हुआ तो उसके शुरू होने की वजह से ही दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। कैसे होते हैं ये साइकिल्स, समझेंगे। इनमें से 1-2 ऐसे हैं जिनकी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, तो आपको पता है। कुछ और आपको नए नए आज सुनाऊंगा नव वर्ष की खुशी में। तो सबसे पहले तो जो आइस है, आर्कटिक आइस हो गई, ग्लेशियल आइस हो गई, उससे संबंधित। तो बर्फ सफेद रंग की होती है ना? तो उस पर जब धूप पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, तो क्या करेगी उसको? वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रिफ्लेक्ट बैक कर देती है तो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना? तो ये काम बर्फ करती थी। पर तापमान वृद्धि के कारण बर्फ रही है पिघल। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है? पत्थर या सेडिमेंट्स, या कभी कभी मिट्टी, सॉइल। ये किस रंग के होते हैं? ये गाढ़े रंग के होते हैं। जब ये गाढ़े रंग के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? गर्म। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर जो बर्फ है या इनके बगल में जो बर्फ है वो और ज्यादा, जब और ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो और ज्यादा ये जो रॉकी मैटर है डार्क, ये और ज्यादा एक्सपोज होगा। जब ये और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी। अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब ये साइकिल शुरू हो गया तो हो गया, अब आप इसको नहीं रोक सकते। और ये कहां तक जाएगा, इस बारे में दुनिया के नेता अपने अपने लोगों से कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। पर ये 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री पता नहीं कहां तक जा सकता है। बात करनी भी व्यर्थ है, क्योंकि वो बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। हम बहुत नाजुक लोग हैं, विशेषकर
जो हमारी मनुष्य प्रजाति है, होमो सेपियंस, एक बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज के भीतर ही हम जी सकते हैं। हम जंगल पर आश्रित नहीं है, हमें फसलें उगानी होती हैं। वो जो हमारी फसलें हैं वो भी कुछ खास जगहों पर ही उगती हैं, कुछ खास तरीके की वो बारिश मांगती हैं, कुछ खास तरीके का वो तापमान मांगती हैं। वो ये भी मांगती हैं कि अगर हवा भी चले तो कितनी चले, कितनी ना चले, बारिश हो भी तो किस मौसम में हो, किस मौसम में ना हो। तो इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से आश्रित है प्रकृति पर, और आबादी भी हमने इतनी बढ़ा ली है कि उसको खिलाना एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ही ये साइकिल सक्रिय होते हैं कि उसकी चर्चा नहीं करी जाए तो बेहतर है। और साइकिल्स पर आते हैं बहुत सारे। बर्फ की बात हम कर रहे हैं तो परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, इन जगहों की वो चट्टान होती है या मिट्टी होती है जो लगातार जमी ही रहती है। और जब ये जमी रहती है तो ये अपने भीतर बहुत सारा कार्बन रोके रहती है, बांधे रहती है। परमाफ्रॉस्ट में कितना कार्बन है? जितना पृथ्वी के पूरे वातावरण में कार्बन है उससे 2 गुना। लेकिन ये अभी तक सिक्वेस्टर्ड था, बंधा हुआ था, लॉक्ड था। क्यों लॉक्ड था? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ चढ़ी हुई थी। इसके ऊपर बर्फ चढ़ी थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है ये कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनके। जब ऑक्सीजन मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर को तब तो फिर भी कम नुकसान होता है, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में है, चट्टान में है, जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तब मीथेन बनती है। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 85 गुना होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 85 मॉलिक्यूल्स जितनी हीट ट्रैप करेंगे उतनी हीट मीथेन का एक अकेला मॉलिक्यूल करता है। ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघल रहा है और बहुत तेजी से पिघल रहा है, और इसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही वातावरण में रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? और इसको आप रोक नहीं सकते। उसने एक बार पिघलना शुरू किया तो क्या करेगा वो? हवा में क्या डालेगा? मीथेन। और मीथेन जैसे ही जाएगी वातावरण में वो क्या करेगी? और तापमान बढ़ाएगी। जब और तापमान बढ़ाएगी तो परमाफ्रॉस्ट और पिघलेगा। जब और पिघलेगा तो वातावरण में और क्या जाएगी? मीथेन। जब वो जाएगी तो और तापमान बढ़ाएगी तो और पिघलेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। आप नेट जीरो कर भी दीजिए तो भी ये नहीं रुकेगा। अब नेट जीरो का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी से हम अब कोई अतिरिक्त एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जोड़ेंगे। आप मत भी जोड़ो तो भी ये साइकिल सक्रिय हो गया तो अब पछताए होत क्या? अब आपको जो करना है कर लो। तापमान तो अब इसको बोलते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कार्बन बॉम्ब, जिसको आप रोक नहीं सकते। उसका चेन रिएक्शन होता है। अब वो शुरू हो गया तो अब हो गया, आप उसको नहीं रोक पाओगे। इसी तरह से होते हैं पीटलैंड्स।
पीटलैंड्स क्या होते हैं और क्यों उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा कार्बन इन्होंने ही अपने भीतर हमेशा दबा रखा होता है। ये कौन सी जगह होती हैं? वेटलैंड्स जानते हैं ना आप? वेटलैंड्स क्या होते हैं? फ्लडेड जगह है, जहां पर जमीन के ऊपर या पत्थरों पे, मिट्टी पे या ऑर्गेनिक मैटर पे लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है। लगभग हमेशा वहां पर पानी चढ़ा रहता है। जब वहां लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है तो वहां पर ऑक्सीजन कम रहती है ना, ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर लगातार पानी चढ़ा हुआ है, जैसे वेटलैंड होता है। तो अब जब पानी चढ़ा हुआ है तो नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑक्सीजन तो बहुत मिलेगी नहीं, कि मिलेगी? थोड़ी बहुत मिलेगी, वो भी जो पानी में घुली रहती है। तो उसका जो डिके होता है वो एनारोबिक होता है। बहुत सारी वहां पर मीथेन स्टोर हो जाती है। कितनी मीथेन स्टोर करते हैं पीटलैंड्स? पृथ्वी के सारे जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पीटलैंड्स में स्टोर्ड है। और ये जो पीटलैंड्स हैं इनकी ड्राइंग हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है ये सूखते जा रहे हैं। सूखने के कारण सिर्फ यही नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ये भी है कि आप वहां पर जाकर के अर्बन डेवलपमेंट कर देते हो, या जो पीट होती है उसके कई तरीके के इस्तेमाल होते हैं, हॉर्टिकल्चर में होता है, फ्यूल में होता है, आप वो पीट निकाल लेते हो। तो ये पीटलैंड सूखते जा रहे हैं। तो पानी के नीचे जितनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दबी हुई थी अब वो क्या हो रही है? वो एक्सपोज हो रही है। वो एक्सपोज हो रही है तो कहां जा रही है? वो वातावरण में जा रही है। जब वातावरण में जाएगी तो तापमान को और बढ़ा रही है। जब और बढ़ा रही है तो ये जो पीटलैंड है ये और ज्यादा सूख रहा है। और इनमें से परमाफ्रॉस्ट से और पीटलैंड से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जितनी कि ह्यूमन एक्टिविटी से तो कभी निकल भी नहीं सकती। ह्यूमन एक्टिविटी से इतनी निकली है कि इंडस्ट्रियल एज आने के बाद से 1750 से अभी तक हमने 280 ppm से लगभग 430 ppm कर दिया है। ये हमारा काम है। पर ये करके हमने एक ऐसे दानव को जगा दिया है जो हमारी एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कार्बन अब एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन दुनिया के नेता अपनी अपनी जनता से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बात छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? क्योंकि कार्बन एमिशन टारगेट्स अगर आपको मीट करने हैं तो आपकी जो विकास की अवधारणा है और जिस तरीके के चुनावी सपने बेचे जाते हैं जनता को, वो रोकने पड़ेंगे। तो कोई नेता खुल करके अपने देश की जनता को नहीं बता रहा है कि आप प्रलय के कितने पास आ चुके हैं। कोई नहीं बता रहा। अमेरिका में जैसे नेताओं ने तो 2020 में बाहर ही कर दिया था अमेरिका को, पेरिस समझौते से ही। फिर वो वापस किया 2021 में। पर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते नहीं कि एंथ्रोपोजेनिक है क्लाइमेट चेंज। जहां मान भी लिया गया है वहां मैंने आपको बताया ही कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य हमने चुने हैं रिडक्शन के, वो कितने बचकाने हैं। जैसे चुटकुलाओ कि उन लक्ष्यों को पा भी लो तो हमने क्या कहा, कितना % रिडक्शन हो जाएगा? 2%। और करना कितना था? 45%। कोई नेता, कोई राजनेता अपने देश से सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जो सच है ये बहुत बहुत कड़वा होगा। ये सच हमसे कहेगा कि अपने बाकी सारे धंधे छोड़ो, अपनी बाकी सारी वरीयताएं पीछे रखो। सीधे सीधे तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। खासकर अगर तुम अभी युवा हो और तुम्हारे बच्चे वगैरह हैं तो तुम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नर्क की आग छोड़ के जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे को जरा सी धूप लग जाए या गर्मी लग जाए तो तुम कहते हो अरे अरे ये क्या हो गया। बिजली चली जाए, एसी ना चले, तुम्हारा बच्चा परेशान हो जाता है और तुम अपने बच्चे के लिए सीधे सीधे हेल फायर छोड़ के जा रहे हो। लेकिन ये बात कोई नेता बताएगा नहीं।
मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है क्योंकि कवर करने का मतलब होगा कि जलजला सा आएगा बिल्कुल। तो सब बिल्कुल एक फूल्स पैराडाइज में है। फूल्स पैराडाइज समझते हैं? बेवकूफ आदमी जो सोच रहा है सब ठीक है, और वो सिर्फ बेवकूफ ही नहीं है, वो बेईमान भी है। इस कदर बेईमान है कि अगर कोई आके उसको सच बताए तो सच को अस्वीकार करेगा और सच बताने वाले का ही मुंह नोच लेगा। ये चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी। हम फीडबैक साइकिल्स की बात कर रहे थे, समुद्र पर आते हैं। 3-4 तरह के फीडबैक साइकिल्स हैं जो सीधे सीधे समुद्र से संबंधित हैं। बिल्कुल समुद्र की सतह से शुरुआत करते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पानी भाप बनेगा, वाष्पीकृत होगा, और ये जो वाटर वेपर है ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस होती है। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि दुनिया का आधे से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर वेपर से है। क्योंकि वाटर वेपर वातावरण में बहुत प्रचुरता से मौजूद है। 70% तो हमारा सरफेस एरिया ओशंस का है ना, तो वहां पर वाटर वेपर बहुत मौजूद रहती है। और जब तापमान बढ़ेगा तो वाटर वेपर भी बढ़ेगी, ज्यादा वेपराइज होगा ना, वो और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगा। जब क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा, तो भाप बढ़ेगी, भाप बढ़ेगी तो और गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो और भाप बढ़ेगी, और भाप बढ़ेगी तो और गर्मी होगी। और ये सब चल रहा है, ये सतह पर होता है। इसी तरीके से ओशंस की जो कार्बन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तापमान जब बढ़ता है तो पानी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखना मुश्किल होता जाता है। तो हमारे समुद्र जितने गर्म होते जाएंगे, जो कार्बन सिंक्स का वो काम करते थे, 2 तरह कार्बन सिंक होते हैं प्रकृति में ज्यादा बड़े वाले, एक होता है ओशन और दूसरा होता है जंगल। तो हमारे ओशंस जो कार्बन सिंक का काम करते हैं वो काम उनका कमजोर पड़ता जा रहा है। तापमान बढ़ेगा तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम सोखते हैं और वाटर वेपर ज्यादा बनती है। दोनों तरीकों से आप मारे गए। ये हुई हरकत समुद्र की सतह पर। हम फीडबैक साइकिल्स की बात कर रहे हैं। अब आप समुद्र में थोड़ा सा नीचे चलिए। जब आप नीचे चलते हैं तो आप कोरल्स को जानते हैं ना, जीवाश्म जो रीफ्स बनाते हैं, वो सुंदर सुंदर जिनकी तस्वीरें आती हैं। पहले ज्यादा सुंदर आती थी, अब आता है कि देखो बर्बाद हो गई कोरल रीफ्स। तो ये जो कोरल्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी तापमान बढ़ने के साथ मंद, शिथिल पड़ने लगती है, क्योंकि प्रकृति ने इनको एक खास तापमान पर काम करने के लिए बनाया है। तो इन्होंने जितना ऑर्गेनिक काम कर रखा होता है पहले से, वो भी टूटने बिखरने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों जनरेट होते हैं। ये समुद्र के बीच में होता है। ये भी एक साइकिल है। जितना आपका समुद्र गर्म होता जाएगा उतना कोरल रीफ समाप्त होते जाएंगे, और वो जितना समाप्त होते जाएंगे उतना वो कार्बन एमिट करते जाएंगे। अब समुद्र में नीचे चलते हैं। समुद्र के तल पर मीथेन के हाइड्रेट्स पड़े होते हैं। समुद्र का जो हमारा तल है उसमें मीथेन के हाइड्रेट्स हैं, और वो एक टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। केमिस्ट्री का साधारण सा सूत्र होता है भाई कि हर कंपाउंड हर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। बहुत सारे होते हैं जिन्हें सिर्फ गर्म कर दो तो टूट जाते हैं, जानते हैं ना हम ये। तो ये जो मीथेन के हाइड्रेट्स हैं ये समुद्र के तल पर पड़े रहते हैं, ओशन फ्लोर पर, और वहां ये अपना स्टेबल रहते हैं। पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ये टूट रहे हैं
और ये मीथेन छोड़ रहे हैं और वो मीथेन वातावरण में पहुंच रही है। 70% पृथ्वी का जो क्षेत्र है, सरफेस एरिया, वो ओशंस का है। तो सोचो कि कितने सारे एरिया पर ये हाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, और वहां से जो मीथेन निकल रही है वो किस क्वांटिटी की होगी। और ये सब अभी लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत दूर की लग रही है। अच्छा, ओशन दूर का है, तो ये जो मिट्टी है ना हमारी, ये मिट्टी भी जब गर्म होती है तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये मिट्टी खुद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लग जाती है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। हमने बर्फ की बात करी, हमने समुद्र की बात करी, हमने मिट्टी की बात करी। अब हम जंगलों की बात करें कि जंगलों में ये फीडबैक साइकिल्स कैसे सक्रिय हो रहे हैं। एक पेड़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर इकोसिस्टम हरा भरा है, प्राकृतिक है, स्वस्थ है, तो पेड़ का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते जाना। इसको बोलते हैं उसकी सीक्वेस्टरिंग, कि देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में रहती तो घातक हो सकती थी, पेड़ ने उसको क्या बना दिया? पेड़ ने उसको तना बना दिया, पत्ती बना दिया, फल बना दिया, सब्जी बना दिया। तो पेड़ बड़ा जादू करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। लेकिन वही पेड़ जब गिर जाता है तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो तना है, वो डिकम्पोज होगा। और जब वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन आप सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जब वो डिकम्पोज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। एकदम उल्टा हो जाएगा मामला। कहां तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखा करता था और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। वो कार्बन सिंक होता था जंगल, वो कार्बन सोर्स बन गया है। अमेज़न में, कॉन्गो बेसिन में, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, उनमें ये हो रहा है। उनके बहुत बड़े बड़े इलाके हैं इस वक्त जो नेट कार्बन सोर्सेस बन चुके हैं। मतलब उस जंगल के होने से कार्बन और ज्यादा एमिट हो रहा है। क्यों? फॉरेस्ट फायर आ गई। आपने तापमान इतना बढ़ा दिया, दुनिया के सब देशों में 2022 में, 2023 में किस कदर फॉरेस्ट फायर्स हुई थी वो सब आप जानते ही है ना। जब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो क्या होगा? जलेगा सब कुछ। जब सब कुछ जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। इसके अलावा जब हीट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो उससे तमाम तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। जैसे ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा बारिश हो गई तो पेड़ को क्या होगा? गिरेगा। जब गिरेगा तो डिकम्पोज होगा। जबरदस्त तूफान आ गया, जबरदस्त तूफान आएंगे तो पेड़ों का क्या होगा? गिरेंगे। जब गिरेंगे तो डिकम्पोज होंगे। तो वही पेड़ जिन्होंने दुनिया भर की कार्बन अपने भीतर समा रखी थी, उन्हीं पेड़ों के लिए हमने ऐसा माहौल, ऐसा मौसम तैयार कर दिया है कि वही पेड़ उल्टे अब कार्बन एमिट कर रहे हैं। जिएगा तो सूखेगा, और गिरेगा या जलेगा तो उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। और ये चल रहा है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो उतने साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं तो पेड़ों को क्या होता जा रहा है? गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे एक पेड़ के लिए अपनी पूरी ऊंचाई पाना असंभव, मुश्किल होता जाता है। एक जबरदस्त किस्म का चक्रवात आ जाए, न जाने कितने पेड़ उखड़ जाएंगे। बारिश का जो पूरा पैटर्न है वो बदल जाए तो कहां से पेड़ खड़ा होगा? पहले तो खड़ा नहीं होगा, माने जो सोखने का काम था कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं करेगा। दूसरे, जितना वो पेड़ है भी उतना भी नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। जब गिरेगा तो और ज्यादा एमिशन करेगा। और ये मैं अभी
एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि हमारा जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो कितनी कार्बन एमिट करता है। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि हमारी फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर कितना कार्बन एमिट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल फीडबैक साइकिल्स की, जो एंथ्रोपोजेनिक है भी नहीं, जो अब हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में है भी नहीं। माने आप बिल्कुल साधु बन जाइए, आप कहिए मैं सुधर गया, मैं सीधा आदमी हो गया, अब मैं कोई कार्बन नहीं एमिट करूंगा, गलती हो गई, माफ कर दो। आप ये कर भी दो तो भी अब मामला नहीं रुकने का, तीर छूट चुका है। और ये तो तब है जब आप साधु बन जाओ। साधु बनने की हमारी कोई तैयारी है नहीं। अब बताइए, स्वैग से करें 2025 का स्वागत? इस साल फिर सारे देश, भारत भी, अपने आप को धोखा देने के लिए 2030 के लिए नए लक्ष्य बनाएंगे। कैसे बना लोगे? 2015 से 2025 तक हद दर्जे की बेईमानी और मक्कारी करी है हमने। अब 2025 से 2030 में कैसे जादू कर लोगे? छोटा काम ही नहीं करा के आया तो बड़ा काम कैसे कर लोगे? ये लगभग ऐसी बात है कि एक आदमी को 3 दिन में 3 किलोमीटर चलना था, ठीक है? वो इतना आलसी और मक्कार है कि 2 दिन में चला 50 मीटर। 3 दिन में कितना चलना था? 3 किलोमीटर, माने 3000 मीटर। 2 दिन में वो चला है 50 मीटर और कह रहा है कोई बात नहीं, आखिरी दिन 2950 चलूंगा। ये हो सकता है? तुम अगर इतना चल सकते तो तुमने पहले 2 दिन ही कुछ चल लिया होता। 2025 में सब देश मिलकर के फिर से एक दूसरे से और स्वयं से झूठ बोलेंगे। कोई तरीका नहीं है कि 2030 में 1% भी रिडक्शन हो पाए। 45% तो दूर की बात है। हमारा कार्बन एमिशन का स्तर हर साल और बढ़ रहा है। जितनी ppm CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसमें हम हर साल इजाफा कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और प्रकृति ने अब बात अपने हाथ में ले ली है। वो कह रही है अब मैं देख रही हूं। अब फीडबैक साइकिल्स प्रकृति के पास है, हमारे पास नहीं है। और ये सब फीडबैक साइकिल्स एक दूसरे को भी रीइंफोर्स करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो ओशन का भी वेपोराइजेशन बढ़ रहा है। एक साइकिल दूसरे साइकिल को रीइंफोर्स कर रहा है और आपस में ये सब एक दूसरे को एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट दे रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं वो तो अलग है, हम जितनी जोड़ रहे हैं वो तो अलग ही है। अब पृथ्वी के भीतर बहुत जबरदस्त तरीके का कार्बन भरा हुआ है। जितना कार्बन पृथ्वी की सतह पर है, और सतह माने इतना ही नहीं कि जहां मिट्टी होती है, थोड़ा गहराई तक, वायुमंडल में, वातावरण में, तो उसका एक बहुत छोटा सा प्रतिशत है। ये जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में भर गया है, ये कहां से आया है? मंगल ग्रह से आया है क्या? कहां से आया है? ये पृथ्वी की सतह से ही तो आया है ना। और हम अपनी हवस की पूर्ति के लिए पृथ्वी को हर तरीके से लगातार खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से। पृथ्वी का ही कार्बन है, इस मिट्टी का, इसके नीचे की चट्टानों का, यही कार्बन है जो ऊपर जा रहा है। नीचे से सीधे सीधे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकते हैं, या नीचे से फ्यूल, ऑयल, गैस निकल सकते हैं, जिनको जब आप जलाते हो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। पर वातावरण में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आया पृथ्वी से ही है, और पृथ्वी से वो अपने आप नहीं आया, हमने निकाला है। हम अपनी हवस के लिए वहां पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से बर्बाद करते जा रहे हैं, और उसका जो कार्बन है वो यहां आता जा रहा है।
मानव इतिहास के 16 सबसे गर्म महीने अभी चल रहे हैं। अभी ये जो पिछले 16 महीने हैं ना, एक दो नहीं, पिछले 16 महीने क्रमशः क्रमवार मानव इतिहास के सबसे गर्म महीने हैं। अब सोचना भी नहीं पड़ता, अब हमें पता है कि जो अगला महीना आएगा वो भी मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना होगा। और हमें यह भी पता होता है कि वो बहुत ठंडा महीना होगा। उदाहरण के लिए जब आप जनवरी 2025 की बात करो, वो बड़ा गर्म होने वाला है, जैसे दिसंबर गर्म है। ये दिसंबर है, इसमें जो औसत तापमान है वो भी ज्यादा है, और जो औसत वृष्टि है, प्रेसिपिटेशन है, वो भी बहुत ज्यादा है। न इतनी बारिश होती है दिसंबर में, और न माहौल इतना गर्म रहता है दिसंबर में। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ऊनी कपड़े बेचने वाले, हीटर बेचने वाले, ये सब घाटे में जा रहे हैं। बड़ा गर्म दिसंबर है और बारिश और हो रही है। छाते वाले को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों चूक गए। हीटर वाले कह रहे हैं हम छाते के बिजनेस में आ जाएं तो चलेगा। ये जो हमारा दशक ही चल रहा है, ये मानव इतिहास का आज तक का सबसे गर्म दशक है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के होम पेज पर ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब से शुरू हुई है तब से आज तक का क्लाइमेट चेंज का कर्व है। वो कर्व एक बार दिखाओ सबको, या कहीं भी और भी मिलेगा। वो कर्व ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम अपने आप को इंटेलिजेंट स्पीशीज बोलते हैं। शायद हम इस पृथ्वी की पहली प्रजाति होंगे जिसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा है। इंटेलिजेंट। हम बाकी प्रजातियों कहते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी की पहली इकलौती प्रजाति होने जा रहा है जिसने स्वयं को ही वाइप आउट कर दिया। और उस पर तुर्रा ये कि अभी भी बहुत मिलेंगे फन्ने खां जो कहेंगे ये सब तो होक्स है। बताओ कहां कोई गर्मी है, इतनी तो ठंडी है। इतनी गर्मी है तो तूने ये क्यों पहन रखा है, उतार दे। ट्रंप जब पिछली बार थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो एक दिन बहुत ठंड पड़ी, एक दिन बहुत ठंड पड़ी, तो बोलते हैं कहाँ है क्लाइमेट चेंज, इतनी तो ठंड पड़ रही है, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत की एक बच्ची थी उत्तर पूर्व की, उसने कहा कि अंकल पहले तो आप क्लास 4 में जाओ और वेदर और क्लाइमेट का अंतर पढ़ो, डेफिनेशन नहीं पता है आपको। बात एक व्यक्ति की नहीं है, ऐसी बातें कर करके दुनिया के सबसे विकसित मुल्क में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया गया। खतरनाक बात यह है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो ऐसी बातें करनी जरूरी है। खतरनाक बात यह है कि दुनिया में जो भी लोग चुनाव जीत रहे हैं वो ऐसी ही बातें करके जीत रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से दुनिया भर में राइट विंग बहुत मजबूत होती जा रही है, और राइट विंग का क्लाइमेट चेंज पे या तो इनडिफरेंस का स्टैंड है या डिनायलिज्म का। क्लाइमेट डिनायलिज्म समझते हैं ना, हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं है ऐसा, ये सब वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं। और जो लोग, जो नेता जितनी ऐसी बातें करते हैं उन्हें उतने ज्यादा वोट मिलते हैं। है कुछ? जब तक स्लाइड्स आ रही हैं तो बताता हूं एक मजेदार बात। 4-5 कर्व्स हैं, ये आप लोग अपने लिए एक्टिविटी की तरह करिएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, concentration of atmospheric CO2, global GDP growth, global industrial production,
और ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज। इनके कर्व्स अगल बगल रख के देखिएगा क्या पता चलता है। इनके सबके दुनिया की जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की जनसंख्या ग्रोथ और दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर की राइज, ये सारे कर्व्स जब आप अगल बगल रख के देखेंगे 1750 से लेकर के 2020 तक, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सारे कर्व्स बिल्कुल एक हैं, एकदम एक है। बात बहुत सीधी है। दो चीजें हैं जो मार रही हैं हमारे ग्रह को, हमारी प्रजाति को, सारी प्रजातियों को। पहला जनसंख्या और दूसरा कंजम्पशन, पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन। इतना सीधा मामला है, बहुत ज्यादा इसमें साइंस चाहिए भी नहीं है। हमारी स्पीशीज ने अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के और भोग भोग के सब कुछ बर्बाद कर डाला। जाहिर सी बात है, अगर कुछ समाधान अभी भी हो सकता है, जिस हद तक अब संभावना बची है, वरना एक बार फीडबैक साइकिल सक्रिय हो गए तो बचने की संभावना कम होने लग जाती है। अगर कुछ संभावना अभी भी है बचने की, तो वो यही है कि यही दोनों चीजें कम करो। क्या? आबादी और कंजम्पशन। और आबादी और कंजम्पशन भी दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो दोनों इंसान की एक ही वृत्ति से निकलती हैं। क्या? भोगो। भोगो। जो मूल अहंता है, जो गहरा अज्ञान है, वही ये दोनों काम कराता है। और इसीलिए जो लोग ये काम करते हैं अक्सर दोनों काम करते हैं। नहीं मिलेगा व्यक्ति जो दोनों में से एक ही काम कर रहा है। आम आदमी की दोनों ख्वाहिशें होती हैं, हम बहुत सारे हो जाएं और हम बहुत सारा भोगें, क्योंकि ये दोनों ख्वाहिशें एक ही है। लेट मी कंज्यूम एंड लेट मी कंज्यूम from as many hands, as many bodies, as many mouths as possible. आपकी संस्था जो काम कर रही है वो समाधान है, वो एकमात्र समाधान है। और ये बहुत विवशता की स्थिति होती है जब आप जानते हो कि समाधान क्या है, पर उस समाधान को कार्यान्वित करने का, एग्जीक्यूट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जितने तरीकों से हो सके। उसके अलावा न तो नीति निर्धारण में मेरा कोई दखल है, ना आपके निर्णयों पर। ये है को 1750 से दिखाओगे तो और क्लियर रहेगा, पर ये समझ में आ रहा है ना। और ये 400 ppm नहीं है अभी, अच्छा 2018 तक का है। 2018 तक में 400 ppm है, अभी ये 430 ppm है। प्रकृति अपना काम जानती है। कर्व फ्लैट है, दिख रहा है? कब से फ्लैट है? न जाने कब से फ्लैट है। ये नीचे एक्स एक्सिस का बताओ तो है क्या? एक्स एक्सिस कैसे पता चलेगा लोगों को? हाँ, ये ठीक है, ये देखो। और यही जो कर्व है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का भी कर्व है। माने इंसान पैदा होता ही है कार्बन एमिट करने के लिए। कुछ ऐसे कर्व्स हैं जिनमें पहले का डेटा उपलब्ध नहीं है, पर जहां से उपलब्ध है वहां से देखो तो बिल्कुल कर्व सारे एक से दिखाई देंगे। हमारी जो जिंदगी की अंडरलाइंग फिलॉसफी है, वही इन सारे कर्व्स का कारण है। हमारी अंडरलाइंग फिलॉसफी है, खुद को नहीं जानो, बाहर जाकर के भोगो। अपनी तरफ नहीं देखो, बाहर जो कुछ भी है उसे कंज्यूम करते चलो। उसने ये कर दिया है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहले दो कर्व्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। मजा आया? एकदम एक है ना। बस लोग कहते हैं कैसे कम करें CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा, देख लो। इसी तरीके से जो फॉरेस्ट लॉस है और जो पॉपुलेशन का कर्व है, वो देखो। आप पैदा होते हो, जब मैंने कहा कि एक बच्चा अगर आज पैदा होता है तो हजारों लाखों पौधों और पशुओं और पेड़ों की लाश पर पैदा होता है, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या लाखों पेड़ काटेगा, लाखों जानवर काटेगा? वो देखो, पहला कर्व देखो और आखिरी कर्व देखो।
पहला और आखिरी कर्व देखिए और बताइए क्या मैंने गलत कहा कि आज अगर बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चे के पैदा होने का मतलब है कि आपने लाखों जानवर मार दिए और लाखों पेड़ काट दिए। क्या मैंने गलत कहा? पहला और आखिरी कर्व देख लीजिए। इसमें आप और भी कर्व्स ऐड कर सकते हैं। मटेरियल प्रोडक्शन, हम कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रतिवर्ष, वो कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही अज्ञान की वृत्ति जो हमें मजबूर करती है और बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो, वही वृत्ति हमें कहती है कि अब भोगो भी तो, और चीजें होनी चाहिए। अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो घर बड़ा लेना पड़ेगा। इतने सारे लोग क्या एक स्कूटर में बैठ के चलेंगे तो अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। जिसको हम कहते हैं ना, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सब्र से सोचिएगा, फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था बनी ही इसीलिए है कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं और खुशहाली के नाम पर और ज्यादा पृथ्वी को बर्बाद करें। वो चल गया था, एक लंबे अरसे तक वो चल गया था, लगभग 1850 तक भी वो चल जाता, 1900 तक भी चल रहा था। अब नहीं चल सकता। तो कोई ये तर्क ना दे कि अरे हजारों सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है वो तोड़ दे। क्या हजारों सालों से ये नहीं हो रहा था? अब जो हुआ है यकायक हुआ है और बहुत जबरदस्त हुआ है। तो हजारों सालों का तर्क और हजारों सालों की दुहाई मत दो। आज तुमको जीने के नए तरीके चाहिए अगर जीना चाहते हो तो। पुराने तरीकों से नहीं जी सकते। पुराने अरमान अब नहीं चलेंगे कि पढ़ाई क्यों की है, ताकि पैसा आ जाए, ताकि घर खरीदूं, ताकि ये करूं वो करूं, 50 काम करूं, नई इंडस्ट्री लगानी है, जंगल काटने हैं, मैंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, ये सब करके दिखाना है। और हैप्पी लाइफ का मतलब ये है कि देखो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं तो मेरे 12 बच्चे हैं 5 औरतों से। ये तुम आज से 2000 साल पहले के जानवर हो। वो ये सब काम करता था। आज का जरा भी सजग आदमी होगा वो ये देखेगा ना, ये सब आंकड़े हैं या मैं बस बकवास ही करता रहता हूं? हम इनसे बहस कर सकते हैं? और आप बहस करके मुझे रोक सकते हो। जो फीडबैक साइकिल सब एक्टिवेट हो गए उनको रोक लोगे क्या? रोक लोगे? हमने कहा फॉरेस्ट सबसे बड़ा सिंक होता है। अगर हम यहां पर एक कर्व और दिखा पाए कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जंगलों द्वारा आच्छादित था 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और वर्तमान में, तो आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी। 50%। एक बहुत लंबे अरसे तक पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर जंगल थे। 50%। अभी कितने हैं? 30। 50 से नीचे ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। अगर वैसे समझो तो इंसान अगर बदतमीजी ना करे तो पृथ्वी में कितने क्षेत्र पर जंगल होंगे? 2 क्षेत्रों को अगर तुम हटा दो, 2 तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। उनको हटा दो तो हर जगह जंगल ही जंगल होगा। लगभग पूरी पृथ्वी ही जंगल ही होगी। जो सबसे ठंडी जगह होती है ना, वहां भी बड़े जबरदस्त जंगल होते हैं, उन्हें बोरियल फॉरेस्ट्स बोलते हैं। जो साइबेरियन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब होते हैं, सब वहां भी जंगल होते हैं। इंसान की बदतमीजी से पहले लगभग पूरी पृथ्वी की जंगल थी। रेगिस्तान को हटा दो और जो एकदम ही बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं उनको हटा दो तो उसको घटाते घटाते हम 30% पर ले आए हैं। 30% भी सरकारी आंकड़ा है। इसमें क्वालिटी ऑफ जंगल जब तुम शामिल करते हो तो और ज्यादा धक्का लगता है। सरकारें किसी तरह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहीं पर जहां बहुत कम ट्री डेंसिटी हो उसको भी क्या डिक्लेयर कर देती हैं कि ये तो फॉरेस्ट है।
कहीं पर यूनिकल्चर, मोनोकल्चर कर दिया, उसको भी क्या बोल देते हैं कि ये तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ही नहीं है तो कौन सोखेगा कार्बन? और फॉरेस्ट हो नहीं सकते। आप आबादी बढ़ा रहे हो, वो कहां रहेगा? उसके खाने के लिए अन्न उगाना पड़ेगा ना। खेत कहां से आएंगे? जंगल काट के ही तो खेत बनेगा। और हमारा फॉरेस्ट कवर हर साल और कम होता जा रहा है। कुल 4000 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट है पृथ्वी पर, और लगभग पिछले 10 सालों में ही हमने उसमें से 500 हटा दिया। हम इतनी जल्दी में हैं। कम ऑन बेबी, मेक इट फास्ट। हम बहुत जल्दी में हैं। सबसे ज्यादा कहां कहां हटाया जाता है मालूम है? गरीब देशों में। जैसे भारत 2015 से 2020 के बीच में जिन देशों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हटाया गया, उनमें से एक भारत है। जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता। और सबसे वेल प्रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं? जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं यूरोप वगैरह के, और जो और ऊपर के आपके साइबेरियन फॉरेस्ट वगैरह है, वो फिर भी बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा काटे कहां जा रहे हैं? ब्राजील में, अफ्रीका में, भारत में, मलेशिया, इंडोनेशिया में। जो अमीर हुआ है यूं ही अमीर थोड़ी हुआ है। वो अमीर इसीलिए तो हुआ है ना कि अपनी मौज करेगा, मर्जी चलाएगा, दूसरे को भोगेगा। तो जैसे एक अमीर आदमी दूसरे गरीब के ऊपर चढ़ के बैठता है, वैसे एक अमीर देश भी तो गरीब देशों पर चढ़ के बैठेगा ना। क्या समाधान है इसका? जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे, हम देश को कैसे बदल सकते हैं? या बदल सकते हैं? हम इंसान को नहीं बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलने वाली हैं क्या? कौन बदलेगा पॉलिसीज? वेदांत पूछता है ना, कर्ता कौन है, डूअर कौन है? डूअर को बदले बिना डीड बदल सकती है क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी डूअर को, एक्टर को, कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है, पर ऐसा लगता नहीं कि हमारी गति पर्याप्त है। जिस पैमाने पर यह काम होना चाहिए उससे बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है। और समय ये 39 पे कैसे रुक गया यार? अभी ये 30 पहुंच गया है लगभग। अच्छा 2015 है। ये ऐसे गिर रहा है। अब जो पॉपुलेशन वाला कर्व है उसको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम एक से हो जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ी, फॉरेस्ट घटा। एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने, या जिन्होंने ज्यादा खावा लिया वो ना सुने, उलट दोगे। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। मतलब दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर के अगर 40 पशु पक्षी हुआ करते थे तो सिर्फ 50 साल के अंदर हमने उसको 10 कर दिया है। 75% साफ कर दिए। ये हैं थलचर जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा। हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा।
सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया, वो एकदम ही नहीं बचे। तो कहां बचेंगे? यहीं तो रहते थे वो तो यहीं रहते थे, कैसे बचेंगे? गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी। स्वर्ग वगैरह छोड़ दो, अभी तो पृथ्वी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कैसे रुकेगा? समाधान क्या है? आम आदमी ही समाधान है, क्योंकि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं वो सब डेमोक्रेटिक है। G20 आप जानते हैं ना? G20, हाँ, वो दुनिया के 80 से 90% कार्बन एमिशंस का जिम्मेदार है और G20 पूरा डेमोक्रेटिक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, बात किसके हाथ में है? बात आपके हाथ में है, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है जो बिल्कुल नकली हैं ताकि आप ये बात ना करो। जो दुनिया के 6 देश हैं जो सबसे ज्यादा एमिशन करते हैं, यूएस, चाइना, भारत, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, ये सब के सब या तो डेमोक्रेटिक है या कम से कम सेमी डेमोक्रेटिक है। ये कोई एक राजनेता नहीं कर रहा है, ये जनता करवा रही है, ये हम करवा रहे हैं। आचार्य जी, जैसे अब हम बुक स्टॉल्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अपनी सिटीज में, अब आपने इतना बड़ा ये इशू जो बताया है, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करते हैं ना, तो पता नहीं ये जो हमसे ऊपर की एक जनरेशन है या हमारी भी, ये थोड़ी अनअवेयर है चीज़ों को लेके। तो हम फ्यूचर जनरेशन्स की तरफ कैसे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये बदलने को तैयार ही नहीं है, तो बचेंगे ही नहीं तो बदलेंगे कैसे? तो फ्यूचर की तरफ हम संस्था के बाहर हैं, तो संस्था के बाहर रह के अपना पूरा जोर कैसे लगा सकते हैं? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमें ये बात बता दी, हम कैसे अपने आसपास इस बात को और जोर शोर से पहुंचाएं, मतलब रेट बढ़ा दें उसका बहुत ज्यादा? देखो, बात उम्र की भी इतनी नहीं होती है, वरना होने को ये भी हो सकता है कि कोई 70 साल का हो। ये मुद्दा बहुत सीधा है, इसमें कोई बड़ी जटिलता नहीं है कि किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या मैथ्स पढ़ी होगी या साइंस पढ़ी होगी या क्लाइमेट साइंस पढ़ा होगा तो ही ये समझेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नियत, बात नियत की है, और नियत की खराबी मालूम है क्या है? मैं कुछ भी तब करूं ना जब मुझे उससे कुछ लाभ होता हो। इसमें मुझे क्या मिलेगा? मैं 70 साल का हो गया हूं, मुझे पता है 5 साल में मर जाऊंगा, तो मैं अपना कंजम्पशन कट करूं तो किसके लिए? मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाली पुश्तों के लिए रोक रहा हूं अपना कंजम्पशन, तो मैं तो मर जाऊंगा, उनसे मुझे क्या मिलेगा? मैंने उन्हें कुछ दे दिया, बदले मुझे क्या मिला? बात बस ये है, इतनी सी बात है। इंसान के भीतर जो ये भाव है कि मैं एक इंसान हूं जो पैदा हुआ है भोगने के लिए, जो दुनिया से अलग अपने हित साध सकता है, दूसरों को बर्बाद करके खुशी पा सकता है, जब तक इंसान के भीतर ये चीज रहेगी तब तक इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। देखो, और किसी तरीके से हो सकता ना बेटा तो मैंने करा होता। अभी तो मुझे थोड़ा सा जो अध्यात्म के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो क्या करें? नहीं, मुश्किल चुनौती मुश्किल है तो तरीके भी मुश्किल ही होंगे ना। आसान तरीके होते तो सबसे पहले मैंने ले लिए होते। हमें अभी सोल्यूशन यही है कि जिनको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है वो अपने डरों को बिल्कुल पीछे छोड़ के बस उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा, आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, डंके की चोट पर बोलनी पड़ेगी। आप बोल नहीं रहे हो, नहीं तो इसमें से काफी कुछ तो ऐसा है जो अलग अलग मौकों पर मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। आप खुद भी इसको लेकर के क्या करना है, प्रिंट आउट ही तो निकालने हैं, लेकर के कहीं पे लगा दो या बांट दो, और क्या करना है।
आप बुक स्टॉल पर जाते हो, मैं उस बात से भी समझ रहा हूँ, और जो बोलने में तेवर है उससे भी समझ रहा हूँ कि साहस है, और वो साहस हमारे यहाँ भी बहुत कम लोगों में है, बहुत ज्यादा डरे हुए लोग हैं हमारे। वो ऐसा ही है जैसा अभी है ना, कि मैं इधर देख रहा हूँ और सब इधर देख रहे हैं, एक साथ नहीं देख रहे हैं किसी दिशा में। मुझे तो अभी यही समझ में आता है कि जान बिल्कुल हथेली पे रख के आपको बाहर ही आना वो पड़ेगा, नहीं है, सब मान्यता छोड़ के पूरा। वैसा नहीं है। अभी हम बहुत होशियार लोग हैं ना, बचेंगे ही नहीं, हम होशियारी अपने क्या आप को, करेंगे। हाँ, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, 50-50 करके चलने का, रिस्क नहीं लेने का, इधर भी बना के चलने का, उधर भी नाराज नहीं करने का। तो वो उसके साथ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ये दिलासा दे लूंगा कि मैं अधिकतम जो कर सकता था मैंने करा। जब इधर देखता हूं तो मुझे ये भी पता होता है कि और किसी को ना सिर्फ वो आंकड़े समझाने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़े भी जिनको पता भी हैं, वो भी कोई अपना चाल चलन ढर्रा थोड़ी ही बदल रहे हैं। जब तक इंसान का केंद्र ही नहीं बदलोगे, उसका सेंटर ही नहीं बदलोगे, तब तक पहली बात तो वो ये आंकड़े जानना नहीं चाहेगा, और अगर जान भी गया तो कहेगा सो व्हाट, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मौज करो। अभी आपका ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें आप खोजिए आपको संस्था से कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। 250 लोगों की संस्था है अभी, जिसमें से लगभग आधे लोग तो सिर्फ आपकी काउंसलिंग का काम करते हैं। उनमें से आपको यहाँ 6 भी ना दिख रहे होंगे। देखिए कितने दिख रहे हैं, अपने अपने काउंसलर खोजने की कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो। ये तो छोड़िए कि आप हमारे साथ हैं। आज 29 तारीख है, 29 तारीख को भी संस्था ये सेशन नहीं अटेंड कर सकती। वो सब मिल करके लगभग 40% लोग हैं अभी भी जो भागने को तैयार हैं। वो उनका पीछा कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि एनरोलमेंट कर लो, एनरोलमेंट कर लो। ऐसे थोड़ी मिशन चलता है। आप सोचिए ना, आप इतनी दूर से यहां पर आए हो, और जो यहीं के हैं उनको ये गुंजाइश नहीं है कि वो यहां आगे बैठ सके। मैं संस्था के लोगों की बात कर रहा हूं, वो इस वक्त भी फोन पर लगे हुए हैं। और उससे क्या हो जाएगा? 150 करोड़ लोगों का देश है, 850 करोड़ लोगों का विश्व है। ये मेरे 100-125 लोग कितने लोगों से संपर्क साध लेंगे? और 10 से संपर्क करो तो एक को बात समझ में आती है। ये बहुत बहुत छोटी संख्या है मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं, बहुत छोटी संख्या। और जिनको मेरे साथ होना चाहिए वो साथ नहीं है, वो बोझ है, वो चुनौती है, वो बहुत बड़ा बोझ है। हर महीने उनको ढोना पड़ता है और बहुत श्रम जाता है संस्था का उनको साथ लेकर चलने में ही। एक ही तरीका है, जैसे आपने समझा वैसे ही कोई और समझ पाएगा। और अगर कोई वैसे ही समझेगा जैसे आपने समझा, उसी माध्यम से, उसी जरिए से, तो आपको उसको वहां ही लाना पड़ेगा जहां आप खड़े हो। अब आप चाहो तो ये सोच लो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं, मुझे अपना कोई भव्य मकान बंगला बनवाना है, या आप ये सोच लो कि यही एकमात्र समाधान है जो मुझे दिख रहा है। आपको पूरी जान लगा के लोगों को गीता में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्राहक हो और संस्था की दुकान है, आप आए, आपने यहां से चीज खरीद ली और आप चले गए हो। नहीं नहीं नहीं, जो ये बात हो रही है अगर समझ में आ रही है तो जाओ और लोगों को लेकर के आओ, उन्हें पकड़ पकड़ के सत्र दिखाओ, भागने मत दो। और नहीं कोई तरीका है। जब तक ये 100-150 लोग ही संस्था की आवाज हैं और हाथ पांव हैं, तब तक काम में बहुत गति नहीं आ पाएगी। और इन 100-150 लोगों को भी बहुत विरोध झेलना पड़ता है आप लोगों से ही, तो ये भी टूट टूट करके फिर बिखरते हैं। ये संख्या बढ़े तो फिर इनमें विरोध को झेलने का दम भी बढ़े।
अभी तो इनको ये दिखाई देता है कि इट्स अस वर्सेस द वर्ल्ड, इट्स द 150 ऑफ अस वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड, एंड इन द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूड्स द गीता कम्युनिटी ऑल्सो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनसे ही होती है। मेरी दृष्टि में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि मैं गलतफहमी में हूं, बिल्कुल हो सकता है, पर जितना मैंने इस मुद्दे को समझा है, आपको मैं बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, जितना 1 घंटे में समझाया जा सकता है, पर इसमें गहराई में भी जाकर के दुनिया में और जितने तरीके के काम हो रहे हैं उनको भी देखा है कि क्या पता वहां पे कोई समाधान संभव हो, कहीं कोई समाधान नहीं है। एक स्टार्टअप है अभी, वो कह रही है कि हम डीकार्बनाइज कर देंगे एटमॉस्फेयर को। उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये जो कर रहे हो पूरा नकली काम है, कुछ नहीं होने का इससे। बस फंड्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। एकमात्र समाधान जो मुझे दिखाई दिया, जो काम करता है, कर रहा है, और हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। मैं अगर उन लोगों को लूं जो सचमुच मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका जो पर कैपिटा एमिशन है, उनके वो सारे काम हैं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कम से कम 70-80% कम हो जाते हैं। तो मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है। जो गीता में आता है वो इस ग्रह के लिए, सभी प्रजातियों के लिए वरदान बन जाता है, मैं जानता हूं। और ये सिद्ध होता है, लगातार सिद्ध होता है। लेकिन वो संख्या बहुत छोटी है। सारी समस्या संख्या की आ रही है। द नंबर्स, द रिसोर्सेज एंड द नंबर्स, वहीं पे सब अटक जा रहा है। जो जानते हैं संस्था को, उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि आपकी संस्था इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही है, और शायद हम अकेले हैं जो उस काम को उस तरह से कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है। लेकिन ये जरूरी काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि काम संस्था का है, हमारा थोड़ी है। आप जाने अपने आप को संस्था का ग्राहक समझते हैं, क्या समझते हैं मालूम नहीं। मत करो भाई संस्था के नाम पर, अपने नाम पर कर लो, पर करो। 5-6 लाइन बोलना चाहते हैं। आज भी सर धड़कन वैसी पड़ रही है, पता नहीं क्यों। भटक्यो भूल्यो डर अब, दरवाजे पे दस्तक नहीं देतो। भटक्यो भूल्यो डर अब, दरवाजे पे दस्तक नहीं देतो। मौज है गई प्रेमी मेरो, गल बहिया ही रहतो। मौज है गई प्रेमी मेरो, गल बहिया ही रहतो। पकड़ा पकड़ी घेरा घेरी को नाही यो खेलो। भय जीव जगत एक है, आत्म अब फैलायो उजियालो। साचो सुख बरन्यो नहीं जावे, अंतस में गहरायो। साहस प्रेम गठ जोड़ कियो, गुरु मंत्र यो दीप जलायो। साहस प्रेम गठ जोड़ कियो, गुरु मंत्र यो दीप जलायो। सर आपका एक वो है कि जहाँ प्रेम होता है वहीं साहस होता है। इसके ऊपर मन में आया था तो ये 5-6 लाइन। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, कहिए। मेरा नाम शबनम है। जानता हूँ। आप जो बोले हैं जूतम पैजार करो, तो वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं 2 बच्चों की मैं माँ हूँ। दोनों बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया गया है, बात भी नहीं करने दिया जाता है। मैं लास्ट अप्रैल से यहीं नोएडा में हूँ और आपको देखती हूँ, आप कुछ नहीं पहनते। मेरे पास 1-2 आइटम थे सोने के, मैं बेच के पीजी में दे दी। और मैं आपको सुन रही हूँ, आपके शिक्षाओं ने ही मुझे संभाला है। ना मेरे पास शिक्षा है ज़्यादा और ना ही मैं मजबूत थी, लेकिन यहाँ आकर आपको सुनते सुनते मजबूती आ रही है मुझ पे। और आपने बताया है मजबूती ही सुंदरता है। तो बस यही, और कुछ नहीं, सवाल जवाब नहीं था, बस आपको सुनाना था अपना बात। प्रणाम। मैं
4 साल पहले बत्तख, मुर्गी, अंडा बेचता था, अब किताब आपका बेचता हूँ और रोज बेचता हूँ सर। अजहर जी, आपको बस एक बात बोलनी थी कि जब मैं 21 साल का था, मतलब 2-3 साल पहले, तो मेरे पिताजी लगभग 3 वर्षों से बीमार थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद मतलब घर में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं, तो मैं हमेशा मतलब एकदम दिल फटा सा रहता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। मतलब मेरे चारों तरफ दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। मतलब वो जो तड़पन होती है अकेले में कि पिता नहीं है, हर दिन सुबह उठ के यही ख्याल आता था कि मेरे पिता नहीं है और जो भी मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ रही, क्यों झेलनी पड़ रही। लेकिन जब से आपको सुनना चालू किया, आज 8-9 महीने से मैं गीता सत्रों से जुड़ा हुआ, अब पिता की कमी धीरे धीरे कम होने लगी है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब जीवन में जो डिसीजन मेकिंग है जो मुझे किसी बड़े से सीखनी चाहिए, वो मुझे नहीं लगता आपसे अच्छी किसी ने मुझे सिखाई है। तो मेरी माता जी मुझसे रोज़ कहती हैं कि तेरा गीता सत्र का एग्ज़ाम कब है। तो और मैं उनको बताता हूँ कि मतलब मेरे परसेंटाइल इतने आए, ये आए, तो बोलते हैं मुझे बता तू कितना परसेंटेज ला रहा है, परसेंटाइल तो रहने दे। धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। माँ को कहना आचार्य जी ने नमस्ते किया। आचार्य जी नमस्ते, मैं राम शर्मा। एक छोटी सी पोएम है। तुम्हें कबीर के पदचिन्ह कहूँ या भेड़ चाल से भिन्न कहूँ, कहूँ कृष्ण की कोई कला या कहूँ देखो एक वीर चला, जोश जगाती जवानी कहूँ या विवेकानंद की वाणी कहूँ, राक्षियों की कहूँ पुकार या वेदांत की तुम हो ललकार, कहूँ चेतना का तुम्हें चिराग या अहम बुझाने वाली आग, बेजुबानों की जुबान कहूँ या भविष्य का निर्माण कहूँ, कहूँ समय से छिड़ा युद्ध या कहूँ वासना के विरुद्ध, आसमां सी ऊंचाई कहूँ या जीवन की गहराई कहूँ, कहूँ झुन्नू को जगाने वाले या नैया पार लगाने वाले, तुम्हें सत्य का चुनाव कहूँ, अंगद का अड़िग पाँव कहूँ, महिला की बुलंद आवाज कहूँ, भारत का तुम्हें मैं कहूँ, तुम हो राम से पुरुषोत्तम, नवयुग का तुम्हें आगाज कहूँ, जग के कोलाहल में तुम्हें आत्मा से मिलता एकांत कहूँ, माया से मुक्त करे उस गुरु को मैं आचार्य प्रशांत कहूँ। ऊर्जा है, इतने ही जोश और इतने ही तेवर के साथ बाहर निकल करके दुनिया में, समाज में, है ना, थोड़ा ललकार, थोड़ी पुकार जगाओ, है ना, तब मजा आएगा, है ना। फोटो क्या करोगे? माल्यार्पण होगा। रुको, मैं नीचे आ जाता हूँ, नहीं तो ये धंसेगा। मैं आ रहा हूँ। लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हो गया। हाँ। नहीं, बिल्कुल, मैं सिर्फ हेल्दी खाता हूँ, बेटा कर रहा हूँ। फोटो लो, ये है।